दोस्तों, इंसानों की बढ़ती हुई लालच, उनकी बढ़ती हुई आबादी, नेचर के साथ खेलने की प्रवृत्ति और अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से एक और शहर अब विक्टिम बनने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर जोशीमठ के बारे में। ये छोटा सा शहर स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकली भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जाड़े के समय पे बद्रीनाथ की गद्दी भी यहाँ पर ही विराजित होती है। तो जोशीमठ ना सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वता रखता है, बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हेमकुंड साहिब जाना है, बद्रीनाथ जाना है, वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है, औली जाना है, तो आपको जोशीमठ से होते हुए ही गुजरना पड़ेगा। प्लस चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो चाइनीज बॉर्डर से सटा हुआ है और जोशीमठ में इंडियन आर्मी का एक कैंटोनमेंट एरिया है, जिसमें गढ़वाल राइफल्स के गढ़वाली स्काउट्स रहते हैं और ये सबसे करीबी आर्मी का बेस कैंप है जो कि चाइनीज बॉर्डर के पास में स्थित है। तो इसलिए स्ट्रैटेजिकली भी इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि इस कैंटोनमेंट एरिया वाले में भी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी दरारें देखने को मिली हैं। तो अब रही बात इसके हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस के बारे में, तो आपको पता है कि जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी बोला जाता है। ये वही जगह है जहां पे आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसके बाद उन्होंने सबसे पहली बार बद्रीनाथ में अपना एक मठ एस्टैब्लिश करा था। मठ वो जगह होती है, वो इंस्टीट्यूट या संस्थान होता है जहां पे कोई गुरु अपने शिष्यों को धार्मिक या फिर साहित्य के ऊपर या फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। तो मठ एक प्रकार की मोनेस्ट्री होती है। जैसे बुद्धिज्म में विहाराज होते हैं, वैसे ही हिंदुइज्म में मठ होता है। और इस बद्रीनाथ के मठ के बाद 3 और अलग अलग लोकेशन में आदि गुरु शंकराचार्य ने मठ का एस्टेब्लिशमेंट करा था। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। जोशीमठ की जो भी आज कंडीशन है उसके पीछे 2 चीजें जिम्मेदार हैं, एक तो नेचुरल रीजंस और दूसरे मैनमेड रीजंस। पहले हम नेचुरल के ऊपर बात करते हैं। तो नेचुरल के ऊपर अगर आपको जानना है तो उसके पहले एक एग्जांपल को समझिए। अगर आपको कल को इंप्रूव करना होता है तो आप अपने रूप को सुधारना शुरू करते हैं, चाहे वो आउटर फॉर्म में मेकअप करने की कोशिश करती हैं लड़कियां या फिर लड़के बॉडी बिल्डिंग करते हैं जिम जाकर। तो वो क्या है, अपना आउटर फॉर्म सुधार रहे हैं जिम जाकर। अब अगर आपको अपना इनर सेल्फ सुधारना है, अपने आप को अंदर से मजबूत करना है, तो आप क्या करेंगे, आप मेडिटेशन करते हैं, तब आप अंदर से मजबूत होते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से पृथ्वी भी कुछ करती है। पृथ्वी भी अपना रूप आए दिन सुधारती रहती है, कभी कभी बाहरी रूप से करती है, कभी कभी अंदर से करती है। जब ये पूरा फॉर्मेशन अपना चेंज कर रही होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अर्थ मतलब क्या होता है, रूप या फिर फॉर्म, और जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। तो अर्थ की फॉर्म अपने आप कुछ कुछ समय में सुधरती रहती है एट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इतना क्लियर। फिर आगे की बात करते हैं। ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी 2 तरीके से होते हैं, एक एंडोजेनिक और दूसरा एक्सोजेनिक। एंडो मतलब क्या, पृथ्वी के इंटरनल लेवल पर ही कुछ चेंजेस हो रहे हो, और एक्सो मतलब क्या, पृथ्वी के आउटर लेवल पर कुछ चेंजेस हो रहे हो। अब जो ये एंडोजेनिक प्रोसेस है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इनमें क्या होता है, एक बहुत स्लो मूवमेंट होते हैं और एक बहुत फास्ट होते हैं। जो बहुत फास्ट वाले होते हैं वो तो आपको तुरंत न्यूज में पता चल जाता है कि भाई वोल्केनो आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक हो गया, ये सडन मूवमेंट्स हैं। और जो स्लो वाले होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं ओरोजेनिक और दूसरे को हम बोलते हैं एपिरोजेनिक। ओरोजेनिक से हिमालयज बन रहे हैं, धीरे धीरे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है, और दूसरा एपिरोजेनिक, ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस होता है, धीरे धीरे बहुत स्लोली कॉन्टिनेंट्स बनते जाते हैं। तो होता यह है कि एपिरोजेनिक के अंदर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो लैंड सरफेस है, लैंड का जो क्रस्ट है, ये धीरे धीरे अपना रूप बदलता रहता है। और उसमें भी 2 प्रोसेस हैं, एक अप वार्प और दूसरा डाउन वार्प। अप वार्प में जमीन का जो क्रस्ट है वो ऊपर की ओर चला जाता है और डाउन वार्प में नीचे की ओर चला जाता है। तो ये धंसने की प्रोसेस और ऊपर उठने का प्रोसेस जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर पृथ्वी अपने आप कुछ कुछ समय पर करती रहती है। तो ये नेचुरल भी है। डाउन वार्प में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंड वाला एरिया सबसाइड करने लगता है धीरे धीरे दूसरे वाले एरिया के अंदर, धंसने लगती है जमीन। इसको हम सबसिस्टेंस बोलते हैं, सबडक्शन बोलते हैं। और जब जमीन धंस रही होती है तब
पीएम श्री नरेंद्र मोदी पीएमओ ऑफिस में लोगों को बुलाकर जोशीमठ को लैंड सब्सिस्टेंस जोन घोषित कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया ऐसा है जहां पे लैंड सबसाइड कर रही है, धंस रही है, और इस वजह से हमको रेस्क्यू करना चाहिए, इवैक्यूएशन करना चाहिए और प्रॉपर एक्शंस और मेजर्स लेने चाहिए। तो रेस्क्यू के नाम पर अब तक 600 से भी ज्यादा फैमिलीज को ऑलरेडी इवैक्यूएट करके टेम्पररी रेसिडेंस दे दिए गए हैं। अब एक और बात समझिए, उत्तराखंड कहां आता है? हिमालयाज में। जोशीमठ कहां आता है? हिमालयाज में। देखते हैं कि आखिर माउंटेन बनते कैसे हैं। तो मान लो ये दो प्लेटें अलग अलग हैं। इस प्लेट का नाम हमने रखा प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेट, इस प्लेट का नाम रखा हमने यूरेशियन प्लेट, और इस प्लेट का नाम रखा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये प्लेट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कुछ बहुत दूर हुआ करती थी और इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी थी। उस वाटर बॉडी को हम टिथाइस सी बोलते थे या फिर टेथिस सागर बोलते थे। फिर क्या हुआ, कुछ मल्टीपल रीजंस की वजह से ये वाली प्लेट धीरे धीरे बहकर इसके पास आना शुरू हुई। जब पास आई, आते चली गई, तो ये वाली प्लेट इसके नीचे जाने शुरू हुई और इसके नीचे जा जाके धंसना चालू हुई। इस धंसने के प्रोसेस को हम सबडक्शन बोलते हैं, सबसिस्टेंस बोलते हैं। और जब ये धंस रही थी तो धीरे धीरे इन दोनों प्लेटों की वजह से एक प्रकार का फोल्ड डेवलप होता गया और उस फोल्ड की वजह से एक नए प्रकार के लैंडफॉर्म का जन्म हुआ। उस लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं माउंटेन और उस प्रकार के माउंटेन को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। हमारे हिमालयाज का जन्म हुआ। अब बचपन से आपने एक चीज पढ़ी है कि हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। तो रीजन क्या है? आज भी हिमालयज बन रहे हैं अपने चरम सीमा पर जाने के लिए। अब इस प्रोसेस को हम ओरोजेनेसिस बोलते हैं। ओरोजेनेसिस का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ओरो का मतलब माउंटेन, जेनेसिस मतलब जन्म देने वाला, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से माउंटेन बनते हैं। अब लगे हाथ एक और थ्योरी जान लीजिए। एक सीनियर जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जोशीमठ एक मोरैन के ऊपर बसा है और मोरैन तो कुछ समय बाद अपने आप नेचुरली खिसकेगा ही, बट पिछले कुछ समय से अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से इस खिसकने की स्पीड को हमने बढ़ा दिया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मोरैन क्या होता है। तो होता यह है कि ग्लेशियर जब होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी लाखों टन मिट्टी होती है, रॉक्स प्रेजेंट होती हैं। उस पूरे एरिया को हम ग्लेशियर बोलते हैं। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ग्लेशियर तो रिट्रीट कर जाता है, यानी पिघल जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है एक बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी। अब वो मिट्टी किसी एक रॉक के ऊपर जाके जम जाती है। वो मिट्टी स्थायी मिट्टी नहीं है और वो धीरे धीरे खिसकती है, सिकुड़ती है और मोरैन उसी को हम बोलते हैं। और जोशीमठ एक मोरैन के ऊपर बसा है। इसी वजह से जब वो मिट्टी खिसक रही है तो वहां पे बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, अभी भी ये जो थ्योरीज मैंने आपको बताई हैं ये कंफर्म नहीं है। अब इनमें से ही एक मैनमेड रीजन भी हो सकता है, जैसे कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA कहता है कि हो सकता है ये लैंड इसलिए धंस रही हो क्योंकि हमने ग्राउंड के नीचे का जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे एक्सट्रैक्ट करके यूज कर लिया हो। क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट होता है? जैसे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और ऑयल होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इनको हमने निकाल लिया तो अंदर एक प्रकार का वैक्यूम बन गया है। उसको हम कई बार ज्योग्राफिकल टर्म्स में केव्स भी बोलते हैं। तो वो डेवलप हो गया है, इस वजह से वो लैंड वहां पे सबसाइड कर रही है। तो ये हो गया मैनमेड रीजन। अब साइड बाय साइड लोकल्स की भी एक थ्योरी चल रही है जिसमें डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। गवर्नमेंट द्वारा एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट। ये NTPC लीड कर रहा है, यानी नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। अब यह ब्लेम किया जा रहा है कि हाल ही में NTPC ने एक टनल बनाई थी। अब उस टनल के दौरान हो सकता है उन्होंने ब्लास्टिंग भी यूज की हो, पर NTPC इस चीज को डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है हमने TBM यानी टनल बोरिंग मशीन का यूज किया है, हमने किसी भी प्रकार की ब्लास्टिंग नहीं की है। दूसरी बात यह कि जो टनल बनाई है वो जोशीमठ सिटी से दूर है। तो इस तरीके के एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। अभी भी प्रॉपर रिसर्च नहीं आई है, बट हाल ही में PMO की मीटिंग के बाद यह डिसीजन ले लिया गया है कि जल्दी से जल्दी इन परिवारों को यहां से इवैक्यूएट किया जाए ताकि मिनिमम डैमेज हो। अब चाहे रीजंस जो भी हो, लेकिन अल्टीमेटली लॉस हम सबको होगा। उसमें चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, लॉस आपका भी है। क्योंकि अगर आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसी कंडीशंस हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हम समय रहते ही सीख ले सकें।
अब सबसे बड़ी बात है कि जो आप देखते हैं ना कि जैसे ही न्यू ईयर आया या फिर क्रिसमस आया, पूरा दिल्ली उठ के उत्तराखंड भाग लेता है और अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक जैम हो जाता है और बहुत ही ज्यादा लोड पड़ने लगता है उत्तराखंड पे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसमें भी जो ये हमने उसको टूरिस्ट स्पॉट बना लिया, वो देव स्थली थी, वहां पे पूजा पाठ करने के लिए लोग जाया करते थे, ना कि ड्रिंक करने, ना कि पार्टी करने जाया करते थे। जब से ये वाला कल्चर चालू हो गया है तो अनलिमिटेड टूरिस्ट पहुंच रहा है। कई बार तो बड़े बड़े शहरों में उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उन होटल्स की कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि वो उन टूरिस्ट को होल्ड करके रख पाए। तो ये सब चीजें हमें ऑलरेडी से समझनी पड़ेगी कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अर्थ की, मदर नेचर की अपनी एक लिमिट्स हैं। अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे साथ भी दिक्कतें होंगी, और ये सही समय रहते अगर हम समझ लेंगे तो शायद हम अपने आप को और अपने बच्चों को एक सुखी जीवन दे पाएंगे। और ये मत सोचिएगा कि ये उत्तराखंड में हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें यूएस में भी हो रही थी या फिर किसी आइलैंड नेशन में भी हो रही थी, लेकिन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ता है। और अगर जोशीमठ फेस कर रहा है तो पूरे भारत को फेस करना पड़ेगा। पूरे भारत की जिम्मेदारी ये है और हमें ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो बेसिक लेसन ये है कि अपने आसपास जो भी आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं उन्हें बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज करिए, उसको इस तरह से यूज करिए कल को आप अपने बच्चों को भी पीने के लिए ग्राउंड वाटर दे पाए। वो जिंदगी भर बॉटल से नहीं चल पाएगा, उनके लिए भी काम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और आपके मन में भी सस्टेनेबिलिटी की विचारधारा पनपनी चाहिए, तभी हम आगे शायद सरवाइव कर पाएंगे। अभी भी ये एक बहुत बड़ा लेसन है जोशीमठ का। अगर हमने सही समय पे सीख लिया तो हो सकता है कुछ अच्छा कर जाएं हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। जोशीमठ के ऊपर और भी जितनी अपडेट्स आती रहेंगी मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बट अगर आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविश इनसाइट्स।